सो गाइज नेक्स्ट क्लास पे मूव करने से पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं उनको डिटेल में समझने से पहले एक मैंने प्रैक्टिस सेशन रखा है थोड़ा सा, जिसमें हम ये तो देखेंगे ही कि हमने अब तक जो सीखा है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना वो हम कितना कर पा रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे आपको 20 कंपाउंड्स गिवन है, उन कंपाउंड्स में जो भी एटम अंडरलाइन है आपको उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए इसको। अगर नहीं होता है या हो जाता है दोनों ही केस में आके सॉल्यूशन चेक कीजिएगा एंड आंसर मैच कीजिएगा आपका सही हो पाया है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्व करना वन बाय वन सबको। सो सबसे पहले अपने को गिवन है SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। आप सीख चुके हैं कैलकुलेट करना, जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसको हम x से जूम कर लेंगे, बाकी सबको सम करेंगे अलजेब्रिक और इक्वल कर देंगे जो टोटल चार्ज है उसके ऊपर। x ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा। सो x -8 शुड बी इक्वल्स टू -2, क्योंकि SO4 पे चार्ज कितना है -2 है। ये आपको याद रहेगा, SO4 में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा -2 होगा। ब्लैक पेन से लिखता हूं मैं इसको। ऑक्सीजन पे तो हो गया -2, सल्फर पे कितना आ गया x इक्वल टू +6, तो सल्फर पे चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर का होगा SO4-2 में वो +6 होगा। ठीक है जी। अच्छा यहां से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, जहां भी SO4 अगर अपने को किसी कंपाउंड में मिलेगा तो पूरे के पूरे SO4 पे चार्ज कितना होगा -2 होगा। यानी SO4 से अगर कोई एटम कनेक्टेड है तो उस एटम पे चार्ज हमेशा +2 होगा, ताकि बैलेंस रहे अपने पास कंपाउंड, है ना। नेक्स्ट HClO2 में आपको Cl का फाइंड आउट करना है। यू नो हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये हो जाएगा x +1 -4 इक्वल्स टू 0, है ना। इस पे टोटल -4 हो गया, इस पे +1 है, तो x +1 -4 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया x -3 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास +3। क्लोरीन पे +3 हो जाएगा। सिंपल, आप सब पे कर सकते हैं, आपको सिंपल को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन से आप सबका बता सकते हैं। IO4- ऑक्सीजन पे -2 होता है, इस पे x है तो x-8 सॉरी मैं इधर लिखता हूं ताकि इस पे चार्ज भी लिख पाए अपन। x-8 बराबर हो जाएगा -1 के, क्योंकि इसके पूरे पे चार्ज -1 है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से +7। ऑक्सीजन पे -2, आयोडीन पे +7। ClF3 में हमें पता है फ्लोरीन कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा -1 ही शो करेगा कुछ भी हो जाए। तो अगर फ्लोरीन पे -1 है, क्लोरीन पे कितना होगा। अब बोलोगे सर क्लोरीन पे -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लोरीन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है। सो क्लोरीन पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा x-3 इक्वल टू 0 से, क्योंकि क्लोरीन पे x, फ्लोरीन पे -1, 3 फ्लोरीन है तो -3, सो x की वैल्यू आ गई +3। Cn- सेम वही, हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन किस पे भरोसा कर सकते हैं, नाइट्रोजन पे। कितने का भरोसा कर सकते हैं, -3 का, क्योंकि कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पता है ना आपको, हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, देन होती है ऑक्सीजन की, देन होती है नाइट्रोजन की, देन कार्बन की, देन ये। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं अभी, बीच में क्लोरीन और वो सब भी आ रहे हैं, तो उन सब में हम डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। वहां पे बताया था मैंने पीरियोडिक टेबल में। तो Cn- पे नाइट्रोजन हो गया -3, कार्बन कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लो, x-3 शुड बी इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई +2। सो Cn- में कार्बन पे कितना हो जाएगा +2 चार्ज हो जाएगा। गॉट इट। CCl4 क्लोरीन पे हमें पता है -1 होता है, क्योंकि अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच्ड है। क्लोरीन पे माइनस होगा तो x-4 इक्वल्स टू 0, x पे +4 हो गया। ऑक्सीजन पे -2 होता है तो x-6 इक्वल्स टू -2, क्योंकि ऑक्सीजन पे टोटल -6 हो गया बराबर -2 के, x की वैल्यू आ गई +4, कार्बन पे आ गया +4, ऑक्सीजन पे -2। इसमें ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, तो कार्बन पे कितना हो जाएगा 6x, क्योंकि अब कार्बन पे x मानेंगे, टोटल कार्बन 6 है, तो ये हो गया 6x + 12 -12 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 0। C6H12O6 में कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0 आएगा। यहां हमें एक चीज देखने को मिली, एक कंपाउंड में एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद इसे। नेक्स्ट इसको हम याद रखेंगे। ये जो ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर आता है इसको हम बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। जब एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सेम टाइप के, उनका जो टोटल चार्ज आता है उनपे, वो उनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ रहे हो इस चीज को, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो हर एक कार्बन का, 6 कार्बन है ना, 6 का एवरेज 0 आया है, हर एक कार्बन पे कितना होगा हम चेक करेंगे अभी। मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक वही लेने वाला हूं। जब ऐसे कंपाउंड आ जाए NH4NO3, इसको हमने N2H4O3 नहीं लिखा, इसका मतलब NH4 और NO3 जो है इस कंपाउंड में, वो अलग अलग कंपाउंड्स का हिस्सा है। ये टाइप के कंपाउंड होते हैं एक आयनिक कंपाउंड की तरह होते हैं, इनमें एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे कौन कौन से केटायन कौन कौन से एनायन होते हैं। जब भी आपको ऐसे केटायन और एनायन वाले कंपाउंड दिखें, उनमें सबसे पहले आप केटायन और एनायन को अलग अलग कर लेंगे। तो NH4 पे प्लस हो गया, NH4 प्लस को अलग कंपाउंड मानो एक, तो हाइड्रोजन पे कितना होता है +1,
और हाइड्रोजन पे +1 होता है तो x + 4 शुड बी इक्वल्स टू +1। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। और यहाँ पे NO3 -1 एक अलग कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, सो इट इज x -6 इक्वल्स टू -1, है ना। सो x -6 इक्वल टू -1, तो x पे कितना चार्ज आ गया? +5। तो एक नाइट्रोजन पे -3 रहेगा, एक नाइट्रोजन पे +5 रहेगा। मैं डायरेक्ट आपको यूज करने सिखा रहा हूं, आपको कोई वो जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप देख के कंपाउंड को बता सकते हैं कितना चार्ज होगा, कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। HCN- किस किस पे भरोसा कर सकते हैं? सल्फर पे भरोसा कर सकते हैं, नाइट्रोजन पे भरोसा कर सकते हैं। नाइट्रोजन का कितना? -3, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। सल्फर पे कितना? -2, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा है। कार्बन पे कितना? x -2 -3 इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी +4। सो HCN- में सल्फर पे -2, नाइट्रोजन पे -3 एंड कार्बन पे +4। P4O6 ऑक्सीजन पे -2, 12 हो गया ये, 4x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू +3। 4x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू +3। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया, याद रखना P4 है ना, तो चारों फॉस्फोरस का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। हर एक फॉस्फोरस का कितना होगा हम अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। HNO3 हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, -6 +1 -5, सो x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। Fe2O3 O पे -2, तो ये हो गया +6, इस पे आ जाएगा +3। ClO3 माइनस, ऑक्सीजन पे -2, ये हो गया -6, x -6 इक्वल्स टू -1, x पे +5। O3 चार्ज 0, 3x इक्वल टू 0, 0 मैंने बताया भी है। एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी है तो 0। एलिमेंटल फॉर्म मतलब जब सेम ही टाइप के सारे एटम हो एक कंपाउंड में, उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा उसका। MnO2 पे कितना हो गया? ऑक्सीजन पे -2, -2n2 -4, x इक्वल टू +4। C2O4 -2, C2O4 में कैसे देखेंगे? ऑक्सीजन पे -2, तो -2 4 है तो -8 हो गया, ये हो गया 2x -8 इक्वल्स टू -2, x पे आ जाएगा, x पे आ जाएगा +3। तो कार्बन पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3 दोनों कार्बन का। FeH2, अच्छा ये कंपाउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे सर सल्फर पे भरोसा करेंगे हम, और सल्फर पे भरोसा करेंगे तो सल्फर पे चार्ज आएगा -2, -2 आएगा तो -2 एंड -2, -2 इंटू 2 -4 हो गया। फ्लोर आयरन पे +4 होना चाहिए, आयरन पे कभी +4 चार्ज नहीं हो सकता। याद रखेंगे आप जिंदगी भर इस चीज को। आयरन सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या तो आयरन +2 हो सकता है या आयरन +3 हो सकता है, इसके अलावा आयरन कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखेंगे हमेशा आप इस चीज को। ये वाला जो कंपाउंड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें आयरन पे +2 चार्ज होता है और सल्फर पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है इसमें, याद रखेंगे आप इसको। इसकी स्ट्रक्चर से होता है, ये क्यों होता है अभी जल्दी से देखते हैं। CaC2 ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आप बोलोगे सर हम किस पे भरोसा करें? कैल्शियम पे, ये तो हो जाएगा, वैसे इतनी दिक्कत नहीं है। कैल्शियम पे भरोसा करोगे, कैल्शियम +2 होता है, बिल्कुल कैल्शियम का तो कुछ भी हो जाए। सल्फर तो हमें पता है कई बार दगा कर जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में कैल्शियम कभी धोखा नहीं करता। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, कैल्शियम +2 ही रहेगा। तो कैल्शियम अगर +2 है तो 2x +2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, कार्बन पे कितना जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? -1 आ जाएगा। कार्बन -1 शो करता है यहाँ पे, याद रखिएगा। H3PO4 हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, सो ये हो गया +3 -8 +5, फॉस्फोरस पे कितना हो गया? +5। तो आई थिंक इजीली अब आप, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया इसको, है ना। आप इसको वैसे ही करेंगे, जिस पे है उस पे x मान लो, टोटल चार्ज का सम करो, इक्वल टू 0 कर दो, आप समझ जाएंगे। ये आप इस टाइप के कंपाउंड्स को आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं जिनको देख के आपको बताना है कि उनपे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। इस बार जो दे रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अलग से दे रहा हूं मतलब कुछ ना कुछ अलग जरूर है उनमें, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है इनमें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट कंपाउंड्स में। या गाइस, सो आपको स्क्रीन पे 6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 6 कंपाउंड दिख रहे हैं। जल्दी से मैं इनमें अंडरलाइन कर देता हूं कि आपको कौन कौन से एटम, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, Na2H4O6 में सल्फर, H2O3 में सल्फर एंड CaOCl2 में क्लोरीन एंड कैल्शियम। तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, बताओ और आके आंसर चेक करो। मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। सो CrO5 में x +5, सॉरी x -10 है ना, क्रोमियम पे मैं x मान लूं, ऑक्सीजन पे -2 ले लूं, तो हो जाएगा x -10 इक्वल्स टू 0। सो x शुड बी +10। ये गलत है, क्रोमियम पे +10 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्रोमियम में इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। क्रोमियम आता है 24 नंबर पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है उसमें इतने कि भाई वो +10 बना सके। तो जब वो +10 नहीं बना सकता तो मतलब ये गलत आ रहा है, फॉर्मूला अपना अप्लाई हो ही नहीं रहा है। C3O2 कार्बन पे हो गया 3x -4, कार्बन पे 3x माइनस ऑक्सीजन पे 4 इक्वल्स टू 0, x आ गया 4/3, 4/3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर।
क्या किसी एटम पे 4/3 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है एक तरह से कि अगर हमने इससे कनेक्टेड सारे एटम्स को हटा दिया तो जो चार्ज बचेगा उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एटम से 4/3 इलेक्ट्रॉन निकल गए? या तो इलेक्ट्रॉन एक पूरा निकलेगा या तो निकलेगा ही नहीं। तो मतलब यहां भी कुछ गड़बड़ आ रही है। H2SO5 इस पे +1 हो गया, इस पे -2 हो गया, सल्फर पे कितना आ गया x + 2 - 10 = 0, x = +8। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 6, +8 आ सकता है क्या इस पे? कभी कभी नहीं आ सकता, गलत है ये भी। कंपाउंड ही गलत लिख दी हमने, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को ना सर ये तो गलत हो रहा है यहाँ पे काम कुछ। ऐसे ही इसमें इसमें और इसमें तीनों में आप करके देखेंगे तो आपके आंसर्स जो आएंगे वो गलत आएंगे अगर आप फॉर्मूला से चेक करेंगे। तो सर क्या करें फिर? ऐसे तो हमारे गलत आ गए। एक चीज याद रखो, जब भी आंसर गलत आएगा तुम लोगों को आइडिया तो लग गया, आइडिया लग गया ना कि हमारा आंसर गलत है। ऐसे नहीं हो सकता। तो जिस भी कंपाउंड में आपका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ जाए या आपका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए, यहां जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो, पहला केस ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, दूसरा केस ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास ग्रेटर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाए, तो उस केस में हम फॉर्मूला से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये पहली चीज या तो गलत होगा, अगर ये वाला आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तब तो ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ रहा है तो मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 कार्बन है तो 4/3 जो वो इन तीनों का एवरेज है। जरूरी नहीं तीनों पे 4/3 4/3 4/3 है, हो सकता है किसी एक पे +4 हो, दो पे 0 0 तो भी 4/3 आएगा, किसी एक पे +2 हो, दूसरे पे +2 हो, बाकी सब पे 0। सो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है अपने पास फ्रैक्शन वाला। तो अगर आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो फ्रैक्शन वाले आप लिख सकते हो जो आंसर आएंगे, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले आ रहे हैं वो तो 100% गलत है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। समझ गए? इसमें भी वो पूछे बताओ एक कार्बन पे चार्ज कितना है, या अगर वो पूछे बताओ तीनों कार्बन पे कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आप 4/3 4/3 4/3 आंसर गलत होगा आपका। कैसे करें सर इनको? फिर जब भी फ्रैक्शन में आ जाए या जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा। अभी स्ट्रक्चर बना के कैसे चेक करते हैं सिखाता हूं मैं आपको जल्दी से। चलिए अब इसमें देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ गाइस मैं तुम लोगों को स्ट्रक्चर की। अभी तक अपने को स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए उस चीज की जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ रही है इसलिए बताता हूं मैं तुमको। 3 टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं अपने पास जनरली, अभी तक हमने देखे हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो सिंपल एक एक शेयरिंग से बनता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन में बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है। और एक आयोनिक बॉन्ड बनता है Na+ और Cl- दो चार्ज के बीच में। तो तीनों ही टाइप में जब आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तब तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? सिंपली जो इन पे चार्ज है, Na का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +1 है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें -1 है। तो ये तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड में एटम्स पे चार्ज होता है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, बात भी की थी अभी हमने इसकी थोड़ी देर में पिछली क्लास में, वापस बता देता हूं मैं कि जब दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसे जैसे H2 बनता है, H2 में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और एक HCl बनता है, HCl में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है। एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। तो नॉन पोलर अगर कोई बॉन्ड है तो उसमें हम देख भी चुके हैं दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसलिए दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 रहेगा। इसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नॉन पोलर कंपाउंड है या सेम एटम है सारे के सारे तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप डायरेक्ट 0 देख सकते हैं, बिना किसी कैलकुलेशन के लिख सकते हैं, आंसर सही होगा। लेकिन अगर एक पोलर बॉन्ड है तो इसमें क्यों Cl पे -1 और हाइड्रोजन पे +1 आया? क्योंकि ऐसे केस में हम इस कोवेलेंट बॉन्ड को, बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करके फिर चेक करते हैं कि इन पे चार्ज क्या आया, और ब्रेक करते टाइम जो दोनों इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो अगर HCl का बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो ये ब्रेक होगा H+ और Cl- की फॉर्म में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का था ही, एक इसने हाइड्रोजन का भी ले लिया तो इस पे -1 आ गया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए +1 आ गया। इसलिए हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। तो सर हम अब हमें क्यों बता रहे हैं बात आप? क्योंकि अब जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर एक बॉन्ड से दो एटम जुड़े हुए हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का आप +1 देंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप -1 देंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को आप +1 देंगे। अगर डबल बॉन्ड बना हुआ है किसी के बीच में, C डबल बॉन्ड O ऐसे, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें ऑक्सीजन को हम -2 देंगे, कार्बन को हम +2 देंगे।
सर मान लीजिए एक एटम ने दो अलग अलग एटम से सिग्मा बॉन्ड बना रखा हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ने एक तरफ कार्बन से एक कोवलेंट बना रखा है, एक तरफ हाइड्रोजन से, दोनों से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे -1 आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे -1 आएगा, यानी ऑक्सीजन पे टोटल कितना होगा -2। किसी भी एटम से जितने उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े होंगे उतना माइनस, और जिससे उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हैं उतना प्लस, वो टोटल उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। समझ गए ये चीज आप? आई थिंक ये क्लियर है अब आपको कि किसी एटम को देख के कोवेलेंट बॉन्ड में हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम क्या करेंगे, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो टाइप से बन सकता है, एक हमने देखा कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन में जा रहा है ना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जा रहा है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमने देखा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाता है। तो जब ऐसा केस आए कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले जाएगा, नाइट्रोजन ले जाएगा ना, पहले भी ये दोनों नाइट्रोजन के ही थे, उसी ने डोनेट किए थे, अब भी नाइट्रोजन के पास चले गए, यानी नाइट्रोजन पे भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों पे 0 रहेगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन ने दिए हैं बॉन्ड में, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2, नाइट्रोजन पे आ जाएगा +2। सिंपल याद रखेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर दो एटम्स के बीच में बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस पे +2, मोर पे -2, दैट्स ऑल। समझ में आई ये चीज आपको अच्छे से? तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर से अब बॉन्ड को देख के बता सकते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर, सॉरी उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। कैसे बता सकते हैं, चलिए वन बाय वन हम सारे एग्जांपल्स को चेक करते हैं। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लो, तुमने लिखे थे, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को वापस करके देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन कौन से कंपाउंड थे जो हमने देखे हैं। यहाँ वन बाय वन हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ CrO5 का। पहला केस हम लेके चल रहे हैं CrO5। देखो CrO5 की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है गाइज। एक चीज और बता दूं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 एग्जांपल लिए हैं। आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको बहुत सारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। तो जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर्स सीखते जाएंगे, वैसे वैसे उनके ऑक्सीडेशन नंबर भी आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ कुछ ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूं, कोई मतलब नहीं है उसका। जहां जहां यूज आता जाएगा आप याद करते जाएंगे, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर दिखती जाए उसकी हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते रहना, है ना। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहना। CrO5 की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, Cr के साथ एक डबल बॉन्ड O कनेक्टेड रहता है, 4 ऑक्सीजन भी ऐसे ही कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये चारों ऑक्सीजन एक दूसरे से बॉन्ड बना के रखते हैं लाइक दिस। ये जो दो ऑक्सीजन के बीच में, एक कंपाउंड में जब दो ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं प्रोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? प्रोक्सी लिंकेज। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे बॉन्ड बन रहा है, तो अब देखो ऑक्सीजन और क्रोमियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन को कितना चार्ज मिला? -1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा? दोनों की सेम, तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं। यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें, वो कितना आएगा? -1 आएगा। और इस ऑक्सीजन का भी कितना आएगा? ये ऑक्सीजन इधर से क्रोमियम से जुड़ा है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे कुछ भी नहीं आएगा, तो -1। यानी ये दोनों पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड नहीं है। ऑक्सीजन पे जब -2 आता है वो होता है ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे जब -1 आता है वो होता है पर ऑक्साइड, नाम है ये ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन पे जब -½ आता है उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो यहां पे ये दोनों पर ऑक्साइड हैं, तो इनमें जो लिंकेज बनेगा उसको हम बोलेंगे परऑक्सी लिंकेज। ठीक है जी। ऐसे ही इस ऑक्सीजन पे भी -1, इस ऑक्सीजन पे भी -1। और यहां ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं क्रोमियम से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -2। तो इस क्रोमियम से -1, -1, -1 एंड -2, टोटल 4 जुड़े हुए हैं, 5 जुड़े हुए हैं, 4 -1 वाले, 1 -2 वाला, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? इसकी वजह से +2, +1, +1, +1, +1, कितना हो गया टोटल? +6। तो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, 4 ऑक्सीजन होते हैं -1, -1, -1 वाले, और एक ऑक्सीजन होता है -2 वाला। याद रखेंगे आप इस चीज को, हमेशा याद रखेंगे। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, CrO5 हमेशा कैसे स्ट्रक्चर शो करता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर शो करता है। दैट्स ऑल अबाउट CrO5। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी के सारे कंपाउंड भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो सेकेंड कंपाउंड इज C3O2।
सेकंड कंपाउंड क्या है? C3O2। C3O2 की स्ट्रक्चर आप डिटेल में पढ़ेंगे, हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हमारे काम भी आएगी। अभी के लिए याद रख लो, इसमें 3 कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं और उसके दोनों एंड पे 2 ऑक्सीजन लाइक दिस कनेक्टेड रहते हैं। अब बता दो इजीली, देखो ये कार्बन ऑक्सीजन से 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन से 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा है, -2 क्योंकि कार्बन से ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता भी ऑक्सीजन पे -2 होता है। ये कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो +2, इस इधर कार्बन है और कार्बन कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो 0 इसकी वजह से। इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, जब दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हो तो 0 चार्ज होता है। इस कार्बन के इधर कार्बन है, इसकी वजह से 0, इधर ऑक्सीजन है तो इस पे -2 और इस पे +2, यानी C3O2 में 2 कार्बन पे चार्ज होता है +2+2, एक कार्बन पे होता है 0 और दोनों ऑक्सीजन पे होता है -2, यानी कार्बन का अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे वो जाएगा +2 +0 +2 डिवाइडेड बाई 3, तो यह जाएगा 4/3 जो हमने कैलकुलेट किया था। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से, लेकिन अगर अलग अलग आपको उसने ऐसे पूछ लिया, बताइए C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और ऑप्शन दे दिए A +2 0 +2, ऑप्शन B 4/3 4/3 4/3, तो आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा कि +2 0 +2 होता है। गॉट इट? नाउ थर्ड कंपाउंड, तीसरे कंपाउंड की हम बात करते हैं। तीसरा कंपाउंड हमने देखा था H2SO5। अब H2SO5 में वैसे तो हम निकाल लेते तो +8 आ रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर देखो, सल्फर होता है, इसके साथ एक डबल बॉन्डेड O होता है, एक डबल बॉन्डेड O होता है, एक OH होता है। अब हमें पता है सल्फर जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड और बना पाएगा, जबकि हमें 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लगाना है। एक ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन तो हम ऐसे लगाते थे, H2SO4 की स्ट्रक्चर बनती थी, लेकिन एक ऑक्सीजन और घुसाना है तो सल्फर से तो बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन 2 ऑक्सीजन का तो बॉन्ड बना सकता हूं मैं। ये स्ट्रक्चर होती है H2SO5 की। अब इसमें देख लीजिए सल्फर पे क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे -2, इस ऑक्सीजन पे -2, ये ऑक्सीजन एक सल्फर से बना रहा है, एक हाइड्रोजन से, इसमें -2 ही आएगा। हाइड्रोजन पे +1 होता है, इस हाइड्रोजन पे भी +1, ये ऑक्सीजन इधर एक हाइड्रोजन से बना रहा है, एक ऑक्सीजन से, तो इसकी वजह से तो -1, इसकी वजह से कुछ नहीं। ये ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन से बना रहा है, एक सल्फर से, तो इस पे ऑक्सीजन की वजह से तो कुछ नहीं, सल्फर की वजह से -1, फिर पेरोक्साइड के बीच में लिंकेज बन रहा है, दिस लिंकेज इज प्रोक्सी लिंकेज। ठीक है जी। तो अब सल्फर पे इनकी वजह से कितना चार्ज हो गया वो देखो जल्दी से, देखो -2 -2 इसकी वजह से +4, ये याद रखना इस ऑक्सीजन पे -2 इसकी वजह से सल्फर को +2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड से सल्फर से कनेक्टेड है, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन से, तो एक -1 इसकी वजह से आया, सल्फर को इसका सिर्फ एक ही मिलेगा, तो -2 इसकी वजह से -1 एंड -1, तो टोटल कितना हो गया सल्फर पे +6 चार्ज हो गया ना, +6। और आप चाहो तो अब फॉर्मूला से भी कर सकते हो, हम गलती कहां कर रहे थे कि हम इस पे प्रोक्सी लिंकेज को, CrO5 में भी हमने वही गलती की, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट देख रहे हो तो हम सारे ऑक्सीजन पे -2 मान के चल रहे हैं। अगर वहां तुम ये लो कि 4 ऑक्सीजन पे -1 है और एक ऑक्सीजन पे -2, तो फॉर्मूला से भी सही आएगा। क्रोमियम पे हो गया x, 4 ऑक्सीजन पे हो गया -1 और एक ऑक्सीजन पे हो गया -2, सो x इक्वल टू हो गया +6, सॉरी इट्स इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू हो गया +6। और ऐसे यहां देखोगे तो सल्फर पे अगर आप x एज्यूम करते हो तो यहां से 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन पे हो गया -2, 3 ऑक्सीजन पे -2 -2 है तो -6, 2 ऑक्सीजन पे -1 है तो -2, 2 हाइड्रोजन पे +1 है तो +2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6। तो बस जो जहां गलती आ रही है वहां मतलब हम स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, अगर स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो वो चीजें हमारे पास अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम। नाउ फोर्थ कंपाउंड इज Na2S4O6। Na2S4O6 में वही स्ट्रक्चर बनाओ, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं अभी देखिए। Na2S4O6 में तो वैसे गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका सही आ रहा है, हमें हर एक का बताना है कितना होगा, उसके लिए स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, इसकी ऐसी होती है, चारों सल्फर जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इनसे अब 6 ऑक्सीजन करने हैं ना, तो 2 ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन लाइक दिस डबल बॉन्ड से हो जाएंगे और एक एक ऑक्सीजन ऐसे रहेगा। अच्छा अब ये है S4O6 -2, एक तरह से ये -2 और 2 सोडियम पे +2, +1 तो +2 हो गया, तो यानी O- और इसके साथ Na+ ऐसे कनेक्टेड रहता है, ऐसा होता है Na2S4O6। देख लो इस ऑक्सीजन पे कितना हो गया, ऊपर वाले पे -2, इस पे भी -2, इस पे भी -2, इस पे भी -2, इन दो पे हमें दिख रहा है -1, तो आई थिंक अब आप खुद ही बता सकते हो, इस सल्फर पे 0 क्योंकि दोनों तरफ से सल्फर से कनेक्टेड है, इस सल्फर पे भी 0, हर तरफ सल्फर ही है, इस सल्फर के एक तरफ इधर से तो 0 है, इधर से +2, इधर से +2, इधर से +1, ये हो गया +5, इधर से +2, इधर से +2, इधर से +1, ये हो गया +5। सो सल्फर पे सारों पे आता है +5 0 0 एंड एवरेज आ जाएगा 10/4 दैट इज 2.5। ठीक है जी, कर सकते हैं, बस स्ट्रक्चर याद रखनी है, बाकी चीजें तो आप खुद ही कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज CaOCl2।
CaOCl2 में अगर आप चेक करेंगे, Ca का तो आपको पता है +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्लोरीन पे आप चेक करेंगे तो 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, क्लोरीन पे 0 ऑक्सीडेशन चार्ज आ रहा है। गड़बड़ हो रही है कुछ, गड़बड़ हो रही है, कैसे सोल्व कर दूं? स्ट्रक्चर बनाओ। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, CaOCl- Cl-। आयोनिक बॉन्ड होता है Ca+2 OCl- और Cl- के बीच में। अब आप कर देंगे इसको कैसे, एक Cl पे तो चार्ज हो गया -1, आयोनिक बॉन्ड में जो चार्ज होता है कंपाउंड पे वही होता है सब कुछ, तो एक Cl पे तो -1, यहाँ पे OCl पे -1 है और ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 होता है, तो सल्फर पे क्या कर लूं, x -2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू आ गया +1। तो यहाँ एक क्लोरीन पे +1 था, एक क्लोरीन पे -1, इसलिए उनका एवरेज चार्ज कितना आ रहा था अपने पास, 0 आ रहा था। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड जो होते हैं उनका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पहला मेथड जो है वो फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अगर फॉर्मूला में आपको लग रहा है, लग जाएगा आपको, या तो फ्रैक्शन में आ रहा है या जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा अगर एटॉमिक नंबर सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो आप उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर धीरे धीरे आप सबकी सीख जाएंगे, मैं यहाँ रटवा दूं उसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे आपको यूज आएगा वैसे वैसे आप स्ट्रक्चर्स को याद करते जाएंगे और उसके बाद अपने आप सबको आप सोल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा सारे कंपाउंड्स की, आप सीख जाएंगे। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस उतना जल्दी सीखेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के साथ।